आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की धार में स्वागत है। हमारा ये आज का सेकंड वीडियो फिज़िक्स से रिलेटेड है और जो कि हमने अगले वीडियो में बता चुके हैं फिज़िक्स का सिलेबस क्या है, कितना है और कैसे कौन कौन से लेसन हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से चैप्टर नंबर फर्स्ट कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र स्टार्ट करते हैं। आँख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही किंतु ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ़ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए, बर्फ़ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। चलिए, अगर हौसला बुलंद रहा तो मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, जिसका नाम है कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र, जिसमें से इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है वैद्युत आवेश। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। किन्हीं दो वस्तुओं जैसे आबनूस की छड़ तथा बिल्ली की खाल आपस में रगड़ देने से उनमें एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है तो उसे कहा जाता है कि वस्तु क्या है, आवेशित है। बात समझ में आई? वस्तु आवेशित हम तभी कहेंगे जब किसी वस्तु में क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। किसी वस्तु में आवेशन भी दो प्रकार से हो सकता है। पहला आवेशन क्या हो सकता है, घर्षण, और दूसरा क्या होता हो सकता है, प्रेरण। बात समझ में आ रही? एंड सेकंड टॉपिक आपका आता है धन तथा ऋण आवेश। धन तथा ऋण आवेश क्या होता है मैं इसमें आपको बताऊंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आवेशन दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आई बात समझ में? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्लस और प्लस डबल है, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और एक जिसमें से पॉजिटिव और एक निगेटिव है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, मतलब आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है आवेशन का कारण, यानी क्या रीज़न है। ठीक, कोई भी वस्तु अगर आवेशित हो रही तो रीज़न क्या है, हम इस पे हम चर्चा करेंगे कि वो आखिर रीज़न क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणु से बना है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वस्तु को रगड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से क्या हो जाते हैं, दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश होता है वो कितना होता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और चाहे फिर वो कंपटीशन लेवल का हो पेपर या फिर यूं ही सिर्फ और सिर्फ ऐसे होम एग्जामिनेशन का हो, लेकिन क्वेश्चन ये नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश होता है आप देख पा रहे हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उस पर ऋण आवेश और जिसमें कमी होती है उस पर धन आवेश हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जब साझा करते हैं तो वो एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि दो तत्व हैं, ठीक है, पहला तत्व तो आपका मान लेते हैं बोरान है और दूसरा तत्व मान लेते हैं आपका कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब बोरान को पूरे करना होता है तो ऑक्सीजन से क्या करता है, वो साझा करता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ जिसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि जिसमें कमी होती है साझा करने पर उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर क्या इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश के बारे में हम आपको बताते हैं। वह छोटा सा छोटा आवेश जो आवेशित कण में हो सकता है मूल आवेश यानी ई कहलाता है। बात समझ में आई? मतलब वह छोटा सा छोटा आवेश, ठीक है, जो एक आवेशित कण में होता है। किस कण में होता है, आवेशित कण में होता है, वो मूल आवेश ई कहलाता है। वस्तु का आवेश, वस्तु का आवेश सदैव ई का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा, ई का क्या होगा भाई, पूर्ण गुणज होगा। बात समझ में आ गई है? पूर्ण माना किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है,
माना किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, तब आवेश Q इज इक्वल टू क्या होगा, उसका n ही होगा। आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू n ही होगा। इस पर जितने भी ठीक है आधारित क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा मार्क्स के नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मली 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो इसमें से जैसा कि इसमें ही है एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप ज़रा और समझिए थोड़ा सा कि एक चालक में 1 कूलाम का धन आवेश है, तो ई का मान बताओ। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ई का मान बताना है। ठीक है, तो क्या करना है कि यहाँ पर दे रहा है कि ई का मान बताओ। ठीक है, तो ई का मान तो ऑलरेडी पता है, तो हमें निकालना क्या होता है, एन। या एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होती है। तो Q इज इक्वल टू एन ए फॉर्मूला हुआ, तो एन इज इक्वल टू क्या हुआ, Q बाई ई हुआ। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब इसका जब हम सोल्यूशन करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो इस हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में। ये नॉर्मल टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे समझेंगे तो काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एंड आगे देखते हैं हम क्या है टॉपिक का नाम है आवेश के बीच बल। क्या है, आवेश के बीच बल। इस चीज़ को थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, इसके बारे में नॉर्मल मैं ये बताना चाहूँगा कि कूलाम ने बताया, कुछ चीज़ें बताई जिन्होंने उन्होंने एक कूलाम्स ला दिया, कूलाम का नियम जिन्हें कहा गया। तो कूलाम ने पाया कि जो समान आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस आधार पर कूलाम ने अपना क्या दिया, एक नियम दिया, और वो नियम क्या निकल के आया था, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम निकल के आया था। चलिए हम बताते हैं कूलाम का नियम निकल के आया था। अब वो नियम कौन सा था भाई, वो नियम था क्या है, कैसा था, किस टाइप का था, है ना, ये सब हम आपको बताते हैं। कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पुनः आवेशों के गुणनफल के अंकमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम ये मानकर चलते हैं कि 2 आवेश हैं, Q1 और Q2। देख पा रहे हैं, Q1 एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है, Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है, R, स्मॉल आर। कितना है, स्मॉल आर। तो माना Q1 व Q2 2 आवेश जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है, तब F अनुपाती Q1 Q2, क्योंकि यहाँ पर लाइन में क्या कहा गया है कि पुनः आवेशों के गुणनफल के अनुपाती। तो आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, तो इनके आवेशों के अनुपाती हुआ है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², उनके बीच की दूरी के वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया F अनुपाती Q1 Q2/r²। और तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, जो अनुपाती का चिन्ह है, जब ये हम हटा देते हैं, अनुपाती का चिन्ह जब हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है 1/4πσ0 के। ठीक है, सैलम के आ जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला जो बन जाता है वो बनता है F इज इक्वल टू 1/4πσ के Q1 Q2/r²। क्या बन जाता है, Q1 Q2/r²। अब जो ये यहाँ पर जो अनुपाती हटाने पर जो ये कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट जो वैल्यू थी 1/4πσ के, इसका भी मान होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे जैसा कि इसका मान क्या होता है। तो ये मान याद रखने योग्य है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, साथ देते हैं। अब परावैद्युतांक जो के हमें केवल मतलब किससे था, 4π साइलम से, क्योंकि के से हमें मतलब नहीं। के क्या है, एक प्रकार का परावैद्युतांक है। ठीक है, और के परावैद्युतांक होता है निर्वात में k इज इक्वल टू 1 होता है, निर्वात में k इज इक्वल टू 1 होता है, और जो पदार्थ के लिए होता है वो k का मान 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक जैसा सरल टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, चाहे लिखित बता दूं, चाहे ऐसे भी बता दूं, कि इससे अच्छा टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकदम हलवा टॉपिक है। एक बार देखो, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता,
के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का पदार्थ कहते हैं। एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, ठीक डिफिनीशन है। मैं आपको बताऊं, कोई भी डिफिनीशन अगर आपको लर्न करना है तो आप केवल उसका फॉर्मूला ढंग से याद कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस फॉर्मूले से आप उसकी डिफिनीशन ज़रूर बना लेंगे। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है परावर्तनांक का, के इज इक्वल टू साइलम अपॉन साइलम जीरो, या साइलम अपॉन साइलम जीरो इज इक्वल टू के, जो कि परावर्तनांक है। तो यहाँ पे जो साइलम है वो माध्यम में वैद्युतशीलता है, और जो साइलम जीरो है वो किस में है, निर्वात में वैद्युतशीलता है। तो नॉर्मल परिभाषा बन गई ना कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा गया, परावैद्युतांक कहा गया। बात समझ में आई, परावैद्युतांक कहा गया। पदार्थ के लिए हमने बताया था अभी ऊपर कि पदार्थ के लिए जो परावैद्युतांक का जो मान होता है, यानी कौन जो मान होता है वो एक से ज़्यादा होता है, और जो निर्वात में जो परावैद्युतांक का मान होता है वो क्या होता है, एक के बराबर होता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में। चलिए अब टॉपिक नेक्स्ट उठाते हैं कि वो कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है भाई, कि जिसे आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि चालक पदार्थ जो धातु के लिए जो परावर्तनांक का जो मान होता है वो के इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। इस चीज़ को भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप साइलम का मात्रक और वीमा, मैं आपको बता दूं, आपने फर्स्ट ईयर में जब आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, डायमेंशंस यूनिट, है ना, यही चैप्टर पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए फिजिक्स में किसी भी टॉपिक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं, एक मात्रक, दूसरा सूत्र, और तीसरी, अगर आपको सूत्र याद है तो आप उसका मात्रक लिख लेंगे, और वो मात्रक याद है तो आप उसकी बीमा लिख लेंगे। सबसे अच्छी बात यह है। तो वैद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा क्या है, हम आगे बताते हैं आपको। चलिए, F इज इक्वल टू 1/4 साइलम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ मात्रक निकालते हैं तो पक्षांतर करेंगे, तो हमने जब साइलम को जब हमने पक्षांतर लिया तो ये Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर हुआ, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये ऊपर ही रहेगा, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतना जानते हैं, ठीक है। तो मात्रक इसका क्या निकल कर आया, मात्रक निकल कर आया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे भाई, देखिए इससे निकल के आया Q1 Q2, दो आवेश थे तो इसलिए आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलाम हुआ, तो कूलाम स्क्वायर, और F का मात्रक क्या है, यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और R का मात्रक क्या होता है, मीटर, चूंकि ये दूरी है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हुआ, और ये क्या हुआ, न्यूटन। तो इसका जो मात्रक जो बना है वो क्या बना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन। तो चलिए अब इसकी वीमा की बात कर लेते हैं कि वीमा कौन सा है, ठीक है, वीमा कैसे आप निकालेंगे। चलिए, वीमा मात्रक पता चल गया तो वीमा भी पता चल ही जाता है, चूंकि कूलाम, चूंकि क्यू से डिनोट करोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन एफ पता ही है, एफ आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला लिख लिया हमने। तो जो आवेश की जो वीमा होती है वो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या होता है, इसकी क्या होती है, वीमा होती है। बल की जो वीमा है वो है एम एल टी माइनस टू, और जो आर स्क्वायर की जो वीमा होगी वो एल स्क्वायर होगी। तो जब इसको हम सॉल्व कर तो ये निकल कर आएगा m-1 l-3 t4 और a2, ये निकल के आएगा, ठीक है। चूंकि हम जो वीमा लिखते हैं वो एम के पदों में लिखते हैं, किसके पदों में लिखते हैं, एम के पदों में, इतना पता होगा आप लोगों को, चूंकि आप 12th जो है स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं, तो फर्स्ट ईयर आप कर चुके हैं, मतलब आप काफ़ी कुछ इसके बारे में जान चुके हैं, वीमा हो गई, यूनिट हो गई, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जो वीमा मात्रा वगैरह ये नहीं पढ़ाते दोबारा, इसको आपको खुद आना चाहिए, ये केवल एक दो बार बता दिया जाएगा, आपको समझा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको देखना रहेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ठीक है, यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण की तुलना, कभी कभी बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना का सूत्र हमें बता दीजिए बस, ठीक है। तो ये सूत्र क्या होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला कौन सा होता है, ठीक है, आपको याद कैसे करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। चलिए, इसका जो मेन जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो तुलना का जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू Q1 Q2 अपॉन m1 m2। आई बात समझ में। अब चलते हैं थोड़ा सा, आपको ऊपर साइड थोड़ा सा बता देते हैं इसी टॉपिक में। ऊपर क्या बताना है आपको, चलिए
वैद्युत बल, जो कि इसका वैद्युत बल का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4π/0 Q1Q2/r²। और गुरुत्वाकर्षण बल Fg इज इक्वल टू 1/4π/0 और M1 M2/r²। जब इन दोनों को हमने भाग किया तो हमारा निकल के ये आया। तो मतलब मेरा जो मेन जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, ये वाला। आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या होता है, चलिए जानते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाए जाने पर उस पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि कोई आवेश है, उसका कोई चारों ओर का कोई पार्टिकुलर एरिया है, कोई क्षेत्र है जिस पर कोई आवेश लाया गया और उस आवेश पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। सबसे पहले इस फिगर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, यानी पॉजिटिव से होकर जा रही है किरणें निगेटिव की ओर। तो निगेटिव की ओर क्या कर रही हैं कि एक बंद वक्र बना रही हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं एक बंद वक्र बना रही हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। आई बात समझ में कि वो काल्पनिक बल रेखाएं जो धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश की ओर जाती हैं और एक बंद वक्र बनाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इनकी जो उपस्थिति होती है वो वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आपको उनकी क्वालिटी बताएंगे कि क्या क्या क्वालिटी है। सबसे फर्स्ट क्वालिटी इसकी ये है कि ये काल्पनिक बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं और एक बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं। ठीक है, तीसरा है फिर कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटेंगे तो उसके जो है दो क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इस टॉपिक में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चीज़ को पढ़ लीजिए, इसकी विमा मात्रक जो भी सारा है, परिभाषा भी है तो भी पढ़ लीजिए, कस के रट लीजिए। ये हर एग्जामिनेशन में, चाहे फिर वो होम एग्ज़ाम हो या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है, दोनों में ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। देखिए कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू होता है F/Q0। देखिए यहाँ पर जो Q0 आप देख पा रहे हैं, ये Q0 परीक्षण आवेश होता है और जो केवल Q होता है वो आवेश होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षण आवेश का मात्रक चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आवेश आवेश होता है, उसका मात्रक कूलाम ही रहेगा। बस परीक्षण आवेश को Q0 से डिनोट करते हैं और जो आवेश होता है उसको हम Q से डिनोट करते हैं, जैसे। ठीक है, तो इसको देखिए ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो उसको रटना बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। देखिए E इज इक्वल टू F/Q0 है। Q0 आपका क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक, परीक्षण आवेश है, वो भी कैसा, एकांक कूलाम पर। और ये क्या है, F है, यानी फोर्स है, बल है। मतलब कहा यह जा रहा है कि एकांक कूलाम के परीक्षण जो ये आवेश है, इस पर लगने वाले बल का मान जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में, आ गई होगी। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कैसे, चूँकि आपको पता है कि एफ यानी जो फोर्स का जो मात्रक होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और जो आवेश का मात्रक होता है वो तो कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, न्यूटन प्रति क्या हो गया, कूलाम हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ठीक है, समझाते रहेंगे। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया और विमा जो है MLT-2 ठीक है 80 हो गई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो MLT-3 A-1 हो गई। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था जो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, चलिए देखते हैं।
जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाएं तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। तो पॉजिटिव से ओ तक की जो दूरी है वो स्मॉल एल है, और जो निगेटिव से जो ओ तक की दूरी है वो भी स्मॉल एल है। लेकिन एल और एल दोनों मिलकर के क्या हो गए, 2l। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि नीचे आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। अब इसी चीज़ को नीचे हम टॉपिक में पढ़ेंगे। नीचे वाला जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको हम इससे समझाने का प्रयास करते हैं कि आप कैसे समझ सकें। ठीक है, फॉर्मूला से कैसे आप याद कर सकें एकदम आसान तरीके से। तो कैपिटल पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता है। ठीक है, तो क्यू क्या है, यहाँ पे आवेश है, और 2l क्या है, दूरी है, आवेश हो गई। तो एकांक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, एकदम सरल है। एकांक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना 2l, तो एकांक आवेश और दो आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। आई बात समझ में, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आप भी इस चीज़ को समझ जाइए। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है, मैं जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप देख पा भी रहे होंगे कि जो इसकी जो मात्रक है और इसका जो विमा है अच्छे से निकाल सकते हैं। और इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कैसी होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इसका जो मात्रक है वो कूलाम मीटर है, चूँकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और जो दूरी होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो कूलाम मीटर हो गया। ठीक है, विमा क्या है, कूलाम की विमा 80 होती है और मीटर की विमा L होती है। तो इस तरह से इसकी विमा हो गई ATL। क्या हो गई इसकी विमा, ATL हो गई। ठीक है, आपके यहीं से फर्स्ट लेसन के जितने भी टॉपिक्स थे इसी वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, इसी वीडियो में मैंने बता दिया है। अब इस फर्स्ट चैप्टर की आप नोट्स अच्छे से बना लें। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ लें। मुझे आशा है कि आप लोग, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से याद भी हो जाएगा आप लोगों को अगर आप लोग नोट्स इसकी बनाएंगे तो। मतलब इसके बाद जो है वो डेरिवेशन है, और डेरिवेशन में क्या है कि टोटल डेरिवेशन इसमें 6 हैं, और इन सभी डेरिवेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और अधिक से अधिक ज़्यादा में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू, जय हिंद।